हम सतीश चंद्र की बुक से हिस्ट्री का 13th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द एज ऑफ अकबर। क्योंकि कंसोलिडेशन अकबर के द्वारा ही किया गया था। तो इसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा अकबर कैसे पोजीशन पे आया, फिर अर्ली फेज जैसे हम कहेंगे कॉन्टेस्ट विद द नोबिलिटी 1556 से 1567 तक। देन उसके बाद अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर 1560 से 1576, इसमें ही सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेशन, और देन उसके बाद मनसबदारी, एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद मनसबदारी सिस्टम एंड आर्मी। इतना आज हम कवर करेंगे क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन काफी है। ठीक है, और अब हम वाइंड अप की तरफ ही जा रहे हैं, खत्म कर देंगे इनको। ध्यान से कहानी सुनिए सारी। देखिए, हुमायूं के बारे में आपने सुना था और पढ़ा अच्छे से सारा। हुमायूं को अपने टेन्योर के दौरान भटकना ही पड़ा था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था शेरशाह सूरी ने, क्योंकि उसी के द्वारा हुमायूं को हराया गया। दो बार हराया गया, पहले चौसा के युद्ध में और बाद में कन्नौज के युद्ध में। फाइनली कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं 1540 में एक वांडरर का जीवन बिताने लग जाता है। जब वो रिट्रीट कर रहा था, इंडिया से बाहर जा रहा था, ऐसे में बीकानेर से निकलते हुए उसको खास तरह की एक रिक्वेस्ट और खास तरह से समर्थन भेजा अमरकोट के राजा ने, जो था अमरकोट का राणा। तो राणा ऑफ अमरकोट के द्वारा हुमायूं को ऑफर प्रोवाइड किया गया कि आपको हम शेल्टर देते हैं और हम आपका समर्थन और सपोर्ट भी करेंगे। इसकी वजह से जो हुमायूं है उसने शरण ले ली अमरकोट में, और यही वो समय है जब 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, और अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ है। इसके बाद हुमायूं वहां से चला जाता है और वो पहुंच जाता है सफाविद एम्पायर के पास, यानी कि ईरान, आज की डेट वाला, और तब का पर्शिया। तो अब कहानी आती है कि अकबर कहाँ था। अकबर को उस समय कैप्चर कर लिया था हुमायूं के ब्रदर कामरान ने। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कामरान ने उसे कैप्चर कर लिया था, बहुत अच्छे से सभी गुणों के साथ सही ढंग से उसने उसकी अपब्रिंगिंग की, उसे पाला पोषा, क्योंकि मुगलों का वारिस अकबर ही बचा था, और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कामरान ने उसे डेवलप किया, ऊपर की तरफ लेकर के गया। वापस से अकबर अपनी फैमिली को, हुमायूं को मिलता है जब हुमायूं सफाविदों की मदद से सूर एम्पायर में जब सक्सेशन की वॉर चल रही थी और नोबिलिटी का क्योस था, तो इसका बेनिफिट उठा करके जब हुमायूं सफाविदों की मदद से कंधार होते हुए पंजाब से एंटर करेगा, तो कंधार जीता है जब हुमायूं ने, तब हुमायूं के साथ और अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिल जाता है जाकर के अकबर। ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली फिर आपको पता है कि हुमायूं ने गद्दी अपने हाथ में ले ली थी दिल्ली की, और सूर डायनेस्टी का अंत कर दिया था। लेकिन गद्दी लेने के कुछ ही समय के बाद आपको यह भी पता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर करके, शेर मंडल जो कि लाइब्रेरी हुआ करती थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब हुमायूं ने आकर के दिल्ली की गद्दी फिर से जीत ली थी, और जब वो दिल्ली में बैठा हुआ था, उस समय में अकबर को अफगान के द्वारा, अफगानी लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट और रिबेल किया जा रहा था, उसे दबाने के लिए पंजाब भेजा गया था। तो ये पंजाब के कलानौर में था, अकबर पंजाब के कलानौर में था। और जबकि अकबर भी छोटा है उस वक्त खुद, लेकिन सिंबल ही बहुत है ना, क्योंकि वो रॉयल ब्लड है ना, मुगल ब्लड है, तो उसका होना ही बड़ी बात है, उसकी प्रेजेंस ही बड़ी बात है। तो अल्टीमेटली इधर से हुमायूं की डेथ हो जाती है, उधर वो कलानौर में है, और उसके कलानौर में रहते हुए ही वहीं पर उसकी ताजपोशी कर दी जाती है। और जब उसकी ताजपोशी होती है तो वो 13 साल और 4 महीने का होता है। ऐसे में अकबर के ऊपर क्या क्या थ्रेट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं, तभी सारी आगे की कहानी समझ आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अब इस समय में कहानी क्या है, देखो। जो काबुल का इलाका था उसे कैप्चर कर लिया गया था ओपोनेंट पावर्स की तरफ से, तो काबुल हाथ से गया। तो एक तरफ से नॉर्दर्न रीजन्स में
जो जितनी भी आउटर पावर्स हैं वो अपने आप को असर्ट कर रही हैं। इंडिया में थ्रेट जो मिल रहा था अकबर को, उसमें से दूसरा मेन थ्रेट यहाँ पे बनता था कि जो सूरी डायनेस्टी से सिकंदर सूर हुआ करता था, वो उस समय गढ़वाल के पहाड़ों पे, हिमालय की पहाड़ियों में इधर उधर भटक रहा था, छुपा हुआ था। वो किसी भी समय मौका तलाश रहा था कि मैं वापस से इनसे रिवेंज ले सकूं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था इस समय, हेमू। हेमू सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत थी। क्या था ये हेमू, इसे समझते हैं। देखिए, भारत में आपको पता है कि जब हुमायूं को परास्त किया गया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने अपनी डायनेस्टी स्थापित की। शेरशाह सूरी के बाद आपको पता है इंपॉर्टेंट पर्सन इस्लाम शाह था। तो इस्लाम, हाँ वही इस्माइल शाह, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था। अब अल्टीमेटली उसकी रीन के दौरान, उसके राज्य के दौरान, एक पर्सन जिसे मार्केट का सुप्रीडेंट बनाया जाता है, उसका नाम था हेमू। आगे बढ़ के शेरशाह सूरी जो था, उसका एक नेफ्यू हुआ करता था, आदिल शाह। आदिल शाह की किंगडम के अंदर ये हेमू जो है बहुत ही सुप्रीम पोजीशन तक पहुंच गया था। और आदिल शाह ने हेमू के द्वारा जो अब तक इतने कैंपेन्स किए गए, लगभग 22 बैटल्स में पार्टिसिपेट किया, और एक सिंगल बैटल हेमू कभी हारा नहीं था। उस समय का सबसे प्रतापी योद्धा था। इसी वजह से उस समय आदिल शाह के द्वारा हेमू को वकील बना दिया गया, वकील रियासत नियुक्त कर दिया गया, और उसे उस समय उसने एक टाइटल दिया, जिस टाइटल के साथ उसको मुगलों के साथ लड़ना था, और ये टाइटल था विक्रमजीत। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कभी कभी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य का टाइटल किसको मिला मुगल पीरियड में, तो हेमू। या विक्रमजीत का टाइटल किसे मिला, तो हेमू। तो विक्रमादित्य, विक्रमाजीत, ये याद रखना ऑलवेज। ये बहुत डीप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का मुगलों के चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेमू को ये टाइटल किसने दिया, आदिल शाह। हेमू किन के अंडर सर्व कर रहा था, आदिल शाह। समझते हैं आदिल शाह कौन है। शेरशाह सूरी कौन थे, अफगान, तो उसका नेफ्यू भी क्या होगा, अफगान। तो अफगान जो हैं, हेमू के समय में, अब हेमू को ही इन्होंने, शेरशाह सूरी ने यहाँ से रिटायर कर दिया, भगा दिया। उसके बाद किसी तरह से हुमायूं ने आकर के इनके आपसी बीच के प्रॉब्लम्स को बेनिफिट उठा करके अपने आप को रिस्टोर कराया। लेकिन आसपास के इलाकों में, खास तौर पर ईस्टर्न यूपी, बिहार और बंगाल के इलाकों में तो अफगान बहुत स्ट्रांग है, तो अफगान तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे। तो जैसे ही हुमायूं मरा, वैसे ही ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गए, और ये फिर से रीसर्फेस हो गए। तो चुनार से लेकर के, बिहार में आपको पता है चुनार का इलाका, चुनार से लेकर के वो बंगाल तक के सारे इलाके के बीच का सारा इलाका ये अफगानों के अधीन था, और रूलर था आदिल शाह। तो आदिल शाह के समय में सबसे सुप्रीम पोजीशन पे पहुंचा है हेमू। और अब हेमू को ये कहा गया है कि तुम्हें दिल्ली लेनी है। उधर से अकबर बैठा हुआ है कलानौर में, पंजाब में। यहाँ पे मुस्तकबिल कोई है नहीं, दिल्ली खाली पड़ी है, आगरा खाली पड़ा है, और अब हमें ये कब्जाना है किसी भी कीमत पे। सेना भी काफी जबरदस्त थी अफगानों की, कैवलरी मैन भी बहुत थे, एलिफेंट्स भी थे, और इन्फेंट्री भी काफी थी। ऐसे में इन सारी चीजों के साथ जब हेमू आगे बढ़ता है, तो हेमू सबसे पहले आगरा को परास्त करके जीत लेता है। ये बात आप याद रखना। तो अब आर्मी का मनोबल गिरेगा, मुगलों का मोराल गिरेगा, ये तय बात है। लेकिन मुगलों को इस समय में, जब अकबर बच्चा है, तो हुमायूं का सबसे कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर एंड सबसे लॉयल पर्सन एंड अकबर का टीचर, यानी कि बैरम खान, वो फिर से पूरी की पूरी मुगल आर्मी को अपने पीछे कंसोलिडेट कर लेगा, एकजुट करेगा, और प्रयास करेगा कि हेमू के साथ फेस टू फेस हुआ जाए। तो जितनी भी तीन प्रॉब्लम्स उस समय आ रही थी, चाहे वो शेरशाह सूरी के वंशज होंगे जो कि पहाड़ों में छुपे हुए हैं, चाहे वो काबुल का इलाका, अफगानिस्तान के इलाकों में दिक्कत है, चाहे भारत में कोई और प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन्होंने दी किसको, हेमू को। हेमू सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले इसको पकड़ो। तो अल्टीमेटली हेमू ने आगरा तो खत्म ही कर दिया है, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और दिल्ली की सिटी भी कैप्चर कर ली हेमू ने। याद रखना, दिल्ली भी कंट्रोल। तो अब नीचे से शुरू हुआ है, तो आगरा पहले, फिर दिल्ली पहले। तो अगला कन्फ्रंटेशन तो आगे ही होगा ना, क्योंकि आगे मुगल अकबर बैठा हुआ है। तो इतने में बैरम खान ने ये डिसाइड किया
कि किसी भी तरह से हमें हेमू अपने आप को दिल्ली में कंसोलिडेट करे, उससे पहले उसे वहां से खदेड़ देना है, कंसोलिडेशन नहीं होने देना। क्योंकि ऑलरेडी मुगलों की आर्मी को दिल्ली में हरा दिया था हेमू ने, तो मनोबल काफी गिरा था। ऐसे में बैरम खान ने सभी को एक साथ जोड़ा, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो पंजाब कलानौर से आगे बढ़े। तो फिर से पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। ये 21 नवंबर 1556 को होगा। पहला युद्ध 1526 में हुआ और दूसरा युद्ध 1556 में होगा। ये युद्ध अफगान और मुगलों के बीच है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये युद्ध हेमू और बैरम खान के बीच में है या ये युद्ध हेमू और अकबर के बीच में है। जैसे क्वेश्चन आए वैसा मैच द कॉलम कर देना। तो यहाँ पर अब नेचुरल सी बात है कि सुपीरियर है हेमू एक पोजीशन पे, तो वो सुपीरियरिटी में खड़ा है। लेकिन इसके पहले ही किसी तरह से जो मुगलों की एक कॉन्टिजेंट है वो हेमू की आर्टिलरी को कंट्रोल में ले लेती है अपने, ये खास बात है। उसके बाद जब हेमू का आक्रमण होता है तो फिर भी हेमू सुपीरियर पोजीशन में है, लेकिन बैरम खान के द्वारा उसको पर्सनली टारगेट करके उसकी आंख पे तीर चलाए जाने से वो जब गिर जाता है तो लीडरलेस अफगान आर्मी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है और दौड़ जाती है। फाइनली ये वर्चुअल विक्ट्री होती है अकबर की, क्योंकि अपने ही साम्राज्य को फिर से जीतने को हम वर्चुअल विक्ट्री कहते हैं। ऐसा करने के बाद अकबर गद्दी पे बैठ पाता है। लेकिन चूंकि अकबर अभी छोटा है, अफेयर्स नहीं मैनेज कर सकता है, तो इन अफेयर्स को मैनेज करने का काम कौन करता है? बैरम खान। इतनी का बात क्लियर। अकबर पोजीशन पे आ चुका है, डन। ये टाइम है 1556 का। अब अकबर के द्वारा पोजीशन पर बैठने से 4 साल तक का समय जो है, तो 1550 से 1556 से 1567 तक उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है नोबिलिटी को टेम करना। नोबिलिटी अपने आप में ही कहीं ना कहीं अनार्किस्ट और वेरी पावरफुल हो चुकी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उन्हें समझते हैं। बैरम खान के द्वारा बहुत से एक्शंस अपनी विजडम और अपने विल के अकॉर्डिंग लिए जाने लगे। क्योंकि बैरम खान शिया मुस्लिम था और उस समय तक जो मेन नोबिलिटी थी वो सुन्नी मुस्लिमों को थी। तो सुन्नी मुसलमानों के द्वारा बार बार अकबर को ये कंप्लेंट की जाती थी कि बैरम खान बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन को शिया मुसलमानों से रिप्लेस कर रहा है और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी चॉइस के मेंबर बिठा रहा है जो कि कल को उसका समर्थन कर सके। ऐसे में आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। अकबर ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उसे इस बात से कोई इशू उस लेवल पे नहीं था। बैरम खान अल्टीमेट लॉयल पर्सन था। ऐसा भी नहीं है कि बैरम खान शिया था तो कोई प्रॉब्लम हो, क्यों? क्योंकि बैरम खान की टॉलरेंस उस दौर में सभी जानते थे। बैरम खान एक टॉलरेंट पर्सनालिटी था और ये बैरम खान का ही दौर था जिस समय में एम्पायर को बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट किया गया। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि धीरे धीरे बैरम खान एरोगेंट होता चला गया, वो बातें नहीं मान रहा था। जैसे फिर से जो हमने कल डिस्कस किया था, पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, वो निरंकुश हो गया, एब्सोल्यूटिस्ट हो गया। कई बार उसके अकबर के साथ बहुत से मुद्दों पर फ्रिक्शन क्रिएट होने लगी। तब अकबर को यह एहसास हुआ कि मैं मुगलिया सल्तनत किसी भी समय के लिए ऐसे किसी के हाथों में भी छोड़ नहीं सकता, तो मुझे इसे अपने कमांड में लेना होगा। लेकिन अकबर वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन। उसे पता था कि इस समय आर्मी बैरम खान के साथ है, अगर मैं बैरम खान के साथ सीधा इशू क्रिएट करता हूं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक ऐसा रिबेल होगा जो शायद दबाया ना जा सके। इसकी वजह से अकबर शिकार के बहाने से आगरे से निकल करके दिल्ली जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस बहाने से शिकार के बहाने से आगरा छोड़ के दिल्ली जाता है और दिल्ली जाके शाही फरमान जारी कर देता है कि बैरम खान को सभी सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया है और सभी नोबल पर्सनली मुझे आकर के एड्रेस करें, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, मुझे आकर के एक्नॉलेज करें। जब उसका ये फरमान बैरम खान सुनता है तो वो ये मान लेता है कि अकबर अब अपनी जिम्मेदारियां स्वयं निभाना चाहता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बैरम खान तो सबमिट कर भी देता और वो विलिंग भी था, लेकिन अब जो उसके ओपोनेंट थे जिनको प्रॉब्लम हो रखी थी बैरम खान के साथ, उनको किसी भी लेवल पे बैरम खान को खत्म करना था। उन्होंने बैरम खान के खिलाफ बहुत सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू कर दिया दिल्ली शहर में कि वो बैरम खान फलानी जगह पे इस तरह से कर रहा है स्टेट के अगेंस्ट, फलानी जगह पे उसने ऐसा किया है।
राजा को, अकबर को मारने के लिए इस तरह की प्लानिंग्स कर रहा है। फाइनली बैरम खान का सबर टूट जाता है और वो ओपन रिबेल कर देता है। अब बैरम खान रिबेलियस हो चुका है और जगह जगह पर अलग अलग खेमे बना करके वो रिबेल कर रहा है। अकबर के 6 महीने इसी रिबेल को खत्म करने में निकल जाते हैं, लेकिन फाइनली बैरम खान का रिबेल खत्म होता है। अकबर के सामने बैरम खान सबमिट करता है। अकबर बैरम खान को एडमिट करता है, ऑप्शन देता है कि या तो अभी के अभी रॉयल कोर्ट में जॉब लीजिए, या जो भी आउटसाइड जॉब आप चाहते हैं आप लीजिए, या मक्का का रुख करिए। बैरम खान डिसाइड करता है कि मैं मक्का जाऊंगा। बैरम खान मक्का जा रहा है। रास्ते में अहमदाबाद, पाटन, गुजरात में एक अफगान जिसका पर्सनल इशू था बैरम खान के साथ, वो बैरम खान को मार देता है। बैरम खान की यंग न्यूली मैरिड विधवा और उसका एक बेटा अकबर के सामने लाके पेश किया जाता है। बैरम खान की उस यंग न्यूली मैरिड विडो से अकबर मैरिज करता है, उसे सरपरस्ती दे देता है और उसके बच्चे को अपने बच्चों के बराबर पालता है, और यह बच्चा आने वाले समय में अब्दुल रहीम खान खानम कहलाएगा। ये कौन है ये समझ आ जाएगा हिस्ट्री में आगे जाकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था। अकबर का ये ट्रेट सबको हिला गया और ये पहला एलिमेंट है अकबर के कैरेक्टर स्केच का। अकबर की एक नेचर थी, अकबर जिस चीज के लिए माइंड बना लेता था उसे कोई चेंज नहीं कर सकता था, चाहे कोई भी कॉस्ट अकबर को पे करनी पड़े। और दूसरा, अकबर जेनरोसिटी दिखाने में ऑलवेज आउट ऑफ द वे जाता था। ऑलवेज अकबर ऑलवेज उन लोगों के साथ काइंड था जो उनके ओपोनेंट थे, लेकिन तरीके से सबमिट करना चाहते थे। कभी भी अकबर ने कोई हार्श एटीट्यूड अपनाने का प्रयास नहीं किया। और ये सबसे बड़ा प्रमाण था, कितने लंबे रिबेल बैरम खान को उसने कोर्ट में जॉब ऑफर किया, उसे मक्का जाने का अनुमति दी, उसकी पत्नी जो कि अब विधवा है उससे विवाह किया और उसके बच्चे के पालन पोषण किया और उसे अब्दुल रहीम खान खानन की पोजीशन। खान खानन कौन होता है? जब बैरम खान जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट रीजेंसी में लेकर के आया था, जब अकबर छोटा था तो बैरम खान ने भी यही टाइटल लिया था, खान खानन। तो खान खानन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी और यही टाइटल आगे जाकर के अब्दुल रहीम को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? ये क्लियर? अकबर के बाकी कैरेक्टर स्केच भी हम समझेंगे, अभी के लिए इतने कैरेक्टर स्केच। तो ये है एक इंटरनल नोबिलिटी का रिवॉल्ट जो अकबर ने दबाया। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बात बहुत आगे तक जाएगी। उसको समझने का प्रयास करते हैं, वो कैसे। अकबर को इशू अब ये था कि अकबर के समय में, पिता के समय में कंधार जीत लिया गया था और अकबर का एक स्टेप ब्रदर हुआ करता था, मिर्जा हाकिम। ये मिर्जा हाकिम को वहां की कमांड दी हुई थी, ये आपको पता है। मिर्जा हाकिम अल्टीमेट एम्बिशियस पर्सन था। ये एक उतनी छोटी सी पोजीशन पे सीमित कभी भी रह सकता ही नहीं था। इसका बारे में बता दिया, अब इसकी कहानी बताऊंगा। रुक जाते हैं। अकबर के समय में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज इस समय में था वो था ईस्टर्न रीजन में अफगानों के द्वारा कई तरह के टर्बुलेंस क्रिएट करना। तो अफगान कंटिन्यूसली परेशानियां पैदा किए हुए हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और ये कौन सा इलाका है? मेनली बिहार का सारा एरिया, और अकबर इस बात को जानता है। ऐसे में अनदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है बड़े लेवल पर वेस्टर्न यूपी के वेस्टर्न रीजन में रह रहे लोगों ने, जो कौन से हैं? नोबल मिर्जाज। इन्हें हम मिर्जाज कहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ बिहार बंगाल के रीजन में अफगान फन फैलाए बैठे हैं जो दब ही नहीं रहे, ना बाबर से ना हुमायूं से। अब जिम्मा आ गया अकबर का। उधर से वेस्टर्न यूपी के वेस्टर्न में जो मिर्जे, ये मिर्जे कौन है? तिमूरिड। ये सीधे सीधे खुद को तिमूरिड कहते हैं और अकबर के भी रिलेशन में आते हैं ये सारे। और तीसरा सबसे तकड़ विंग, जो अल्टीमेट विंग था, जिसका सेटल किया गया था अफगानों को रिप्लेस करके। नोबिलिटी में अफगान थे ना, तो नोबिलिटी से अफगान रिप्लेस किए किनके थ्रू? उज़्बेक। तो नोबिलिटी में उज़्बेक हैं। तो वेस्टर्न यूपी के वेस्टर्न में मिर्जा, तो वेस्टर्न यूपी के ईस्ट में बैठे हैं उज़्बेक। ये उज़्बेक नोबल कहते हैं कि भाई हम तो अब मतलब छोड़ेंगे ही नहीं। तो उज़्बेक, मिर्जे,
एक्सट्रीम ईस्ट में बिहार में अफगान, और उधर बैठा है नॉर्थ वेस्ट में मिर्जा हाकिम। ये सारे चैलेंज अकबर के सामने हैं और अकबर सेटिंग से बैठा, कोई नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा खून चूसने वाला पर्सन अदम खान। अकबर की एक फॉस्टर मदर हुआ करती थी महामंगा। ये महामंगा जो हुआ करती थी, इनका एक बेटा होता था अदम खान। अकबर के द्वारा अदम खान को मालवा की एक्सपीडिशन सौंपी गई थी। ये 1561 के दौरान की बात है। जब मालवा एक्सपीडिशन अदम खान कर रहा था, तो मालवा एक्सपीडिशन के दौरान हवा में उड़ने लगा और पूरा ही इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसकी गिच्ची दबा करके इसको लाया गया किले में कि बेटा मालवा एक्सपीडिशन अब तुम नहीं करोगे, वो कोई और करेगा। तो ये जब किले में आया तो इसने बोला ठीक है, मुझे वजीर बना दो। तो वजीर इसे कहते तुम्हें किधर से बना दे, जो तुम एक्सपीडिशन में तुम आजादियां ढूंढ रहे हो, तो वजीर बन के तो तुम तो किला ही खा जाओगे। तो जब वजीर नहीं बनाया, तो जो उस समय ऑफिस बियरर वजीर था, इसने घुस के उसके कमरे में उसने उसको मार दिया। तो फिर जब अकबर को यह खबर पहुंची है, क्योंकि वो जिस पर्सन को मारा था उसे अकबर अपने पिता तुल्य मानता था, तो जब ये खबर अकबर को पहुंची, तो उसने पकड़ करके इसको किले से 3 बार गिरवाया, 3 बार मरवाया इसे कि 1, 2 और 3 इसको मारो। तो फाइनली आदम खान नाम की चीज खत्म हुई। लेकिन महामंगा के दिल में अब टसल रह गई। वो जितना भी शो करें, लेकिन वो बात नहीं बनेगी, और वो कैसे आगे जाके खराबी करेगी वो पता लग जाएगा। आदम खान निपट लिया। अब बात करते हैं उज्बेकों की। तो 4 साल ही हुए हैं अभी, 1556, 7, 8, 9, 60, 61। उड़ा दिया बैरम खान भी साइड, आदम खान भी। अब ये उज्बेक। तो अकबर ने कहा कि उज्बेकों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनको आजादी की आदत है। समरकंद भी ले लिया पहले बाबर से, मेरे परदादों से, और अब ये घुसना चाहते हैं इन सब इलाकों में। तो चलो इनको मैं सेट करता हूँ। उज्बेकों के अगेंस्ट ईस्ट में कैंपेन शुरू किया। अब जैसे ही उज्बेकों के अगेंस्ट कैंपेन खोला था ना, उसी समय मिर्जों ने रिबेल किया। उन्होंने देखा ये उज्बेकों के साथ इंडल्ज है, हम मिर्जा हैं, हम तो तैमूरिड हैं, हमारा रिबेल इसको अब पूरी तरह से वीक कर देगा। नोबिलिटी के 2 विंग में, ना उज्बेक ना तैमूर, दोनों ही फेवर में नहीं है। उज्बेकों को अभी खत्म कर ही रहा है, हरा ही रहा है। उधर से मिर्जा हाकिम ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। वो कंधार कंट्रोल करके आगे दौड़ा आ रहा है, लाहौर पहुंच गया, पंजाब ले लिया, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है कि अब मैं दिल्ली लूंगा। और जब वो ऐसा कर रहा है, इधर से जो बचे खुचे उज्बेक है, जिनको अभी अकबर खत्म ही कर रहा है, इन्होंने उसको अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया, मिर्जा हाकिम को, कि वो हमारा देश का सम्राट है। अकबर है लेकिन नहीं, वो है सम्राट। मिर्जा हाकिम और हवा में कि ये तो मैं तो सम्राट ही डिक्लेयर हो गया नोबिलिटी की तरफ से। अकबर ने जो सफर 30 दिनों में पूरे होते हैं, 10 दिनों में पूरा करके वहां से निकला लाहौर। पहले वहां जाकर के मिर्जा हाकिम का काम सेट कर दिया, खत्म मिर्जा हाकिम। वहां से दौड़ा वापस, जब मिर्जा हाकिम का काम खत्म किया, तो जब जा रहा था लाहौर, ईस्ट में उज्बेकों को खत्म करके लाहौर जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में मिर्जे खत्म किए थे। जाते जाते रास्ते में मिर्जे खत्म किए थे, और मिर्जों को यहाँ से खदेड़ा था। जब मिर्जे यहाँ से खदेड़े गए, तो मिर्जों ने जाकर के शरण ले ली मालवा में। जब मालवा में भी उन्होंने कहा कि क्यों शरण ले रहे हो, अकबर का डर है, कहते निकलो यहाँ से। तो उन्होंने निकाला तो चले गए गुजरात। गुजरात में शरण मिल गई बंदरगाह पे, बड़ौदा, सूरत, भड़ौच के इलाकों में जाके टिक गए। इनको वहां से भी मारेगा। अभी ये बैठ गए चुप, गुजरात चले गए मिर्जे। गुजरात पे आक्रमण का एक कारण डीपली ये मिर्जे बनेंगे। लेकिन उधर से जब लाहौर से खत्म वापस आ रहा है, तो वापस आकर के फिर फाइनली उज्बेक खत्म कर दिए। उज्बेक खत्म, मिर्जा हाकिम का रिबेल खत्म, सब खत्म। पूरी तरह से नोबिलिटी अपने कंट्रोल में, और सबको बोला है कि चुपचाप पर्सनल अटेंडेंस लगाने आ जाया करो तरीके से, वरना खत्म कर दिए जाओगे सारे। सबने मान लिया कि अब ये सम्राट है, इतना भी इजी नहीं है, ही इज वेरी वेरी पावरफुल। आई बात समझ में? और अब आकर के बैठ गया है अपने महल में। ये सब कुछ चल रहा है, और ये सारा दौर है 1556 से 1567 के बीच का। इतना भी आसान नहीं रहा जितना हमने बातों में डिस्कस कर लिया। यू कैन इमेजिन कि जब नोबिलिटी जिसके दम पर आप एक फॉरेन कंट्री में खड़े रहते हैं, वही आपके अगेंस्ट है, तो आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और अकबर जो कि इतनी यंग, 1542 में उसका बर्थ हुआ है, और अभी 1556 57 की मैं बातें बता रहा हूँ, तो आप उसकी एज इमेजिन कर लीजिए, तो उसका माइंडसेट आपको पता लग जाएगा कि वो कितना कितना वेल
क्या कह सकते हैं आप, वेल डेकोरेटेड पर्सन था, बहुत प्रिपेयर्ड पर्सन था। ये सारी चीजें करने के बाद जब उसने प्लानिंग की कि अब हमें किस तरफ और कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर आ जाते हैं उसके कैंपेन्स। कौन से कैंपेन? एक्सपेंशन कैंपेन्स। ये तो वो टैकल कर रहा है ना, इसमें एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं है, अब शुरू होगा उसका एक्सपेंशन। तो अब हम एक्सपेंशन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? रुको, अब हम इसके आगे की कहानी समझते हैं, अब हम एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 1556 से शुरू करते हैं और बात बैरम खान से करते हैं, क्योंकि पहला एक्सपेंशन तो बैरम खान ही करेगा ना। सबसे पहला एस्पेक्ट यह है कि बैरम खान के द्वारा ये देखा गया कि हमें अपनी विसिनिटी को कंसोलिडेट करना है पहले, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आगरा कंसोलिडेट किया गया, फिर आगरा की एग्जैक्ट विसिनिटी में आ जाता है अजमेर और ग्वालियर। अजमेर लिया गया, ग्वालियर लिया गया, फिर ईस्टर्न रीजन पे एक फोर्ट बनाना बहुत जरूरी था, तो इसकी वजह से उसने बड़े जबरदस्त तरीके से जौनपुर को जीता। और ये जौनपुर इतना इम्पोर्टेंट था कि एक बार तो अकबर के द्वारा ये डिसाइड कर लिया गया था कि मैं जौनपुर को गढ़ बना लूंगा, अपनी कैपिटल बना लूंगा, अनलेस अनटिल कि ये उज्बेक और ये अफगान मुझसे जब तक खत्म नहीं होते तब तक मैं जौनपुर को कैपिटल बना करके रखूंगा। और ये इन्हीं दिनों में हुआ था। अगर मिर्जा हाकिम वहां पर वो रिवॉल्ट ना करता तो शायद कुछ समय तक आपको वो भी एज अ कैपिटल देखने को मिलती। तो जौनपुर एक गढ़ था, दक्षिण में ग्वालियर एंड अजमेर एक गढ़ था। ये तीन चीजें अपने कंट्रोल में ले ली गई। उसके बाद का आक्रमण आता है मालवा का, क्योंकि मालवा एक इंपॉर्टेंट रीजन था और उसे जीतना बहुत जरूरी था। मालवा के कैंपेन में ही मैंने आपको बताया कि अदम खान को भेजा गया था, 1560-61 का दौर है। और अदम खान के द्वारा जब मालवा का कैंपेन किया गया तो वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा था, सुनो। मालवा में एक शासक हुआ करता था मुस्लिम, जिसका नाम था बाज बहादुर। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। बाज बहादुर सेना पे कम ध्यान देता था और ये म्यूजिक एंड पोइट्री पे कम ध्यान देता था। इसकी कंजॉर्ट थी रूपमती। जैसे पद्मावती का रूप विख्यात था पूरे भारत में, ऐसे रूपमती अपने हुस्न के लिए जानी जाती थी पूरे भारत में। और वो बाज बहादुर की कंजोर्ट थी। दोनों, और रूपमती को नृत्य में, गायन शैली में, पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था। उसने इसको भी अपने साथ मिला के एक तगड़ा सिंगर, म्यूजिशियन और पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो आर्मी नहीं है लेकिन इन चीजों पे फोकस है। तो मांडू, मालवा का मांडू बहुत इंपॉर्टेंटली जाना गया है म्यूजिकल सेंटर के लिए। और याद रखें कि यही मालवा है जो आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन जैसे तानसेन और बाकी लोगों के लिए जाना जाएगा। मालवा देखिए, कभी उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए, कभी ये म्यूजिक के लिए, तो मालवा एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा है। तो इसकी वजह से मांडू में ये सब एक्टिविटी हो रही है। इजी हो गया उस समय आदम खान के द्वारा इन पर आक्रमण कर। आदम खान का जब आक्रमण होता है, बाज बहादुर किसी तरह से वहां से निकल लेता है, क्योंकि बहुत क्रशिंग डिफीट उसको मिलती है। बेअंत पैमाने पर बूटी और रूपमती कैप्चर कर ली जाती है, क्योंकि आदम खान की निगाह पे चढ़ी हुई थी कि मुझे किसी कॉस्ट पे रूपमती चाहिए। रूपमती के द्वारा आदम खान का हैरम ना चूज करके सुसाइड चूज किया जाता है, तो वो सुसाइड कर लेती है। वो कहती तुम तो भाड़ में जाओ। इस बात से गुस्सा हो करके पूरे शहर को प्लंडर कर देता है वो, कि जब तुम नहीं मिली तब तो सब खत्म कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, इसको खत्म किया गया। इतने में आपको पता है कि वहां पर आदम खान की भी गुस्ताखियां पता चल रही थी अकबर को। आदम खान जब यहाँ पर इतना प्लंडर कर रहा है, लोग पूरी तरह से मालवा के उसके विरुद्ध हैं, और लोग विरुद्ध नहीं होने चाहिए। जब लोग पूरी तरह से विरुद्ध हो गए, बाज बहादुर को इसका अंदाजा हुआ कि लोग विरुद्ध हैं, वो लाइक नहीं करते आदम खान को, तो बाज बहादुर ने दोबारा से चढ़ाई की, दोबारा से अपनी गद्दी गेन करनी चाहिए। वो बात अलग है कि वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि सीधा कन्फ्रंटेशन अकबर से था इस बार। पूरी तरह से अकबर की सेना के द्वारा उसको खदेड़ा गया। बाज बहादुर इधर उधर भटकता रहा। अल्टीमेटली सब तरफ सारी दिशाओं में भटकने के बाद बाज बहादुर अकबर के पास पहुंच गया दरबार में। अकबर के सामने सबमिट कर दिया। अकबर ने पूरे प्रेम और स्नेह से गले लगाया और 2000 का मनसबदार बना लिया। तो उस समय 2000 मनसबदार भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बाज बहादुर को भी उसने मारा नहीं। डेथ पेनल्टी अकबर की लिस्ट पर लास्ट रिजॉर्ट में होती थी, उसके पहले नहीं होती थी। इस तरह से मालवा अपने होल्ड में ले लिया गया, ये इम्पोर्टेंट है।
जब मालवा अपने होल्ड में ले लिया गया है, तो सपोज कीजिए मालवा है, तो मालवा के ईस्ट में ही एक किंगडम हुआ करती थी, जिस किंगडम को हम कहते हैं गढ़कतंगा। यह गढ़कतंगा गोंड गोंड राजाओं की कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन इस समय तक गढ़कतंगा बहुत बड़ी हो गई है और इसके अंदर मल्टीपल प्रिंसिपैलिटीज आती हैं, कई सारी ट्राइबल और बहुत सी राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। तो उन सभी का मिला जुला एक बड़ा किंगडम है गढ़कतंगा, जिसमें से प्रोमिनेंट जो शासक हैं वो गोंड है। जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर है ये गोंड है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब गोंडों का एक राजा जिसने 15th सेंचुरी में पूरी तरह से गढ़कतंगे को और गोंड को कंसोलिडेट किया था, इसका नाम था अमन दास। इसका नाम क्या था? अमन दास। ये अमन दास के द्वारा बड़े पैमाने पर मदद की गई थी गुजरात के शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह आपको पता है ना, जो नाक में दम करके रखता था सबका। तो गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। 15th सेंचुरी का मिड चल रहा है। अमन दास के द्वारा गोंड और गढ़कतंगा को कंसोलिडेट किया गया है। अमन दास के द्वारा समर्थन कर दिया गया बहादुर शाह ऑफ द गुजरात का। तो बदले में बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने खुश होकर के अमन दास को टाइटल दिया संग्राम शाह का। तो ये अमन दास ही संग्राम शाह के नाम से जाना गया है। और संग्राम शाह बाद में यहाँ पर शासन कर रहा है, बहुत मजबूत शासक है। और इनकी ऑलवेज राइवलरी रहती है मालवा के साथ। मालवा की, क्योंकि इनकी विसिनिटी में पड़ते हैं, तो ये फाइट। लेकिन अब एक्चुअल में मालवा किन के अंदर चला गया है? मुगलों के अधीन। तो अब मुगलों के साथ भी नेचुरल कन्फ्रंटेशन क्रिएट होगा किनका? गढ़कतंगों का। तो गढ़कतंगों की ये प्रॉब्लम मुगलों के साथ भी कंटिन्यू कर जाएगी, जिसकी वजह से अब गढ़कतंगों को फेस करने पड़ेंगे मुगल, जो बहुत अलग हैं किन से? मालवा से, मालवा के शासकों से। ये सारी कहानी चल रही है, लेकिन इस कहानी के दौरान जो गढ़कतंगे हैं, गोंड हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन बहुत कंसोलिडेट कर ली थी। जो संग्राम शाह हुआ करता था, इसने अपने बेटे का विवाह उस समय महोबा कैपिटल जिनकी होती थी चंदेले, चंदेलों की बेटी से कर दिया, चंदेला प्रिंसेस। और ये चंदेला प्रिंसेस कौन थी? दुर्गावती, रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती से विवाह हुआ है और थोड़े ही दिनों में, थोड़ा ही समय बीता है, रानी दुर्गावती विधवा हो जाती है। और रानी दुर्गावती का एक माइनर सन है। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि रानी दुर्गावती जबरदस्त शासन कर रही है। रानी दुर्गावती के नाम की करेंसी छप रही है। अल्टीमेट मैनेजमेंट उस औरत की। एलिफेंट इतने होते हैं उस एरिया में, उनका ट्रेड करती है। पर्ल्स, ज्वेल्स, गोल्ड, सिल्वर से भरा पड़ा है। इसकी कहानियां कौंध रही हैं यूपी में। और यूपी में इलाहाबाद में जो गवर्नर बैठा होता है मुगलों का, जिसका नाम है आसफ खान, वो इस समय पूरा हिला हुआ है कि एक विधवा है, बहुत यंग, छोटा सा बच्चा है। और वो जो विधवा है दुर्गावती, रूप में भी उसकी कोई बराबरी नहीं और युद्ध कला में भी नहीं। कहानी ऐसी गूंजा करती थी कि जब भी कभी दुर्गावती को खबर मिलती थी कि शेर ने चिंगाड़ा है या शेर आ गया है, तो वो उसी समय शपथ लेती थी कि जल उस समय ग्रहण करूंगी जब शेर का वध करूंगी। तो शेर मार के पानी पीती थी। ये इसके बारे में बड़ा फेमस था। तो तीर चलाने में और गोली चलाने में बंदूक और तीर बराबर चलाती थी। तलवारबाजी में बड़ी फेमस थी। अब जब ये सब कहानियां आसफ खान सुन रहा है तो कह रहा है मतलब मुगलों से बाहर तो रहनी ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई दुर्गावती अगर है वो तो मुगलों की ही हो सकती है, और किसकी हो सकती है। चलो, दुर्गावती और सोना लगे तो यही आते हैं। तो अल्टीमेटली गढ़कतंगों पर और इन पर आसफ खान इलाहाबादी द्वारा चढ़ाई कर दी जाती, जो मुगलों का ही गवर्नर है। रानी दुर्गावती बहुत जबरदस्त कन्फ्रंटेशन देती है, बहुत लंबी कन्फ्रंटेशन होती है, लेकिन एट द एंड मुगलों की सेना है। अब कैसे लड़ सकते हैं? और मुगल अटैक भी बुंदेलखंड के रास्ते से करते हैं, एकदम सेंटर से। तो बुंदेलखंड की पहाड़ियां बचाती थी, वो ही पार कर ली जब, तो फिर बचा ही क्या। तो फाइनली जब दुर्गावती को देखा कि ये खत्म कर देंगे मुझे और अल्टीमेटली मुझे अबडिक्ट करके फिर ले जाया जाएगा हैरम में, तो दुर्गावती खुद को खत्म कर लेती है। वो भी एक तरह से सुसाइड ही कर लेती है, लेकिन हाथ नहीं आती आसफ खान के। ये सुन के आसफ खान पागल हो जाता है कि मतलब मरी तो मरी कैसे तू, मुझे ही मिल जाती। ऐसे में जब फिर वो से गुस्सा इतना आता है, फिर वो इनकी जो कैपिटल है चौरागढ़, उसको पूरी तरह से रौंद डालता है, कहता मरो अब सारे। जब दुर्गावती ना मिली तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। जब वो चौरागढ़ को पूरी तरह से रौंद देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, ऐसे में पूरा गढ़ कतंगा पूरी तरह से बिखर जाता है। रानी दुर्गावती के मरने में
गढ़कतंगा के ही सेमी इंडिपेंडेंट लोगों का रोल है। जब बुंदेलखंड से मुगलों का यानी कि गवर्नर इलाहाबाद के गवर्नर आसफ खान की एंट्री हो रही थी, उस समय में रास्ते में सेमी इंडिपेंडेंट शासक उसके साथ मिल गए, सेमी इंडिपेंडेंट चीफ, और आर्मी सपोर्ट नहीं मिल पाया था दुर्गावती को। और यही सेमी इंडिपेंडेंट चीफ अब अपनी पोजीशन असर्ट करना चाहते थे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो पूरी तरह से एक कैओस मच गया गढ़कतंगा के एरिया में। फाइनली अकबर का इंटरवेंशन होता है। अकबर सारी पोजीशन देखता है और अकबर ये डिसाइड करता है कि कंट्रोल नहीं किया जाएगा, सिर्फ मेन 10 किले लिए जाएंगे, जो 10 किले मालवा की विसिनिटी में आ रहे हैं, मालवा के ईस्टर्न एंड पे हैं। जो मालवा को सर्कल करते हुए किले हैं वो 10 आप हमें दे देंगे, सारी टेरिटरी आपकी रहेगी, और चंद्र शाह को गद्दी पर बिठा करके वापस लौट जाता है। तो अकबर का वाइजेस्ट डिसीजन कि ट्राइबल्स के एरिया में इंट्रूड मत करो, ये कभी तुम्हें टिकने नहीं देंगे, क्योंकि इनका कैओस कभी कोई मैनेज नहीं कर पाया। बेटर है इनकी फ्रेंडशिप गेन की जाए, क्योंकि बेपनाह हाथी, बेअंत सोना, बेअंत चांदी, सब कुछ आपके हाथ लग चुका है, जिसमें से मुट्ठी भर आसफ खान ने दिल्ली भेजा था, बाकी सब अपने पास रखा था। तो जब अकबर का इंटरवेंशन हुआ तो सबसे पहले अकबर ने इस पूरे गढ़कतंगा की प्रिंसिपैलिटी को रिस्टोर किया और आसफ खान का गला टीप दिया कि जितना दबा के रखा है सारा दिल्ली भेज बेटा, वरना तुझे खत्म करूंगा। तो सारा माल मत्ता दिल्ली रिलीज किया गया, सारा कुछ वहां पहुंचा। तो वो भी बिल्कुल सेट हो गया कि सम्राट वाकई सम्राट है, खबर मिलती उड़ के आ जाता है, ये नहीं कि बैठा ही रह जाता है। इस तरह से मालवा और गोंड इलाका, जो नर्मदा से लेकर के मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया तक फैला हुआ इलाका था, इसे स्टेबलाइज किया अकबर ने। अब नेचुरल सी कहानी है कि अगली बारी आएगी राजस्थान और गुजरात की, ये बचेंगे तो नहीं, क्योंकि यही तो मेन है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं ढूंढना जरा राजस्थान। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता था कि अगर आप उस समय की एक डोमिनेंट फोर्स यानी कि राजपूताना राजस्थान और राजपूतों को ना जीतें और अपने आप को ये कह दें कि आप भारतवर्ष के सम्राट हैं। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? चित्तौड़। चित्तौड़ की खासियत क्यों क्यों चित्तौड़ चाहिए? चित्तौड़ इतिहास में पहले कई बार ही जीता जा चुका था और सभी की फैसिनेशन रहता था। तो क्यों है चित्तौड़ इतनी बड़ी फैसिनेटेड आइटम? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि अगर आपको आगरा से गुजरात जाना है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ से होकर गुजरता है। शॉर्टेस्ट रूट था और गुजरात चाहिए था किसी भी कॉस्ट पे, क्योंकि उसका रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग था। दूसरा, जब तक आपने चित्तौड़ नहीं हराया है, जो एक राजपूताना की स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो आजादी का प्रमाण है, प्रतीक है, जब तक आपने उन्हें नहीं हराया, आप बाकी राजस्थान को जीत नहीं सकते हैं। क्योंकि राज चित्तौड़ गिरेगा तो खत्म हो जाएगा राजस्थान, राजपूताना खत्म हो जाएगा, इसलिए भाई चित्तौड़ चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि आसपास के कुछ इलाके जैसे कि मेन जोधपुर का इलाका और अदर एरियाज अकबर पहले ही जीत गया था, उन पे अपना होल्ड फर्म रखने के लिए वी नीड चित्तौड़। चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन उस समय जब 6 महीने का सीज कर दिया है किले का, तो जो चित्तौड़ के राजा हैं राणा उदय सिंह, उन्हें उनके नोबल सलाह देते हैं कि आप पहाड़ों की तरफ निकल लो, अरावली पर्वत, अब आप निकलो, मौका हम संभाल लेंगे। और तब चित्तौड़ के किले में 2 सिपह सलार हैं, जयमल और पट्टा। जयमल और पट्टा दोनों ने कहा कि मोर्चा हम संभालेंगे। आसपास के गांवों से सारे पीजेंट्स ने भी फोर्ट में शरण ले ली, क्योंकि गांव तो सीज हो गया था, और उन्होंने बोला कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे चित्तौड़ को बचाने के लिए। फाइनली जब चित्तौड़ को स्ट्रॉन्ग किया गया, किले के अंदर सेना घुसी, 30,000 लोग थे इंक्लूडिंग द राजपूत फोर्सेस एंड द पीजेंट, सारे मसैकर कर दिए गए। ये अकबर की जिंदगी का लास्ट मसैकर था। जैसे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पसीज गया था, ऐसे ही चित्तौड़ के मसैकर के बाद अकबर हिल गया था पूरी तरह से। लेकिन ये मसैकर करना पड़ना था। जयमल और पट्टा का जो शौर्य था, अंतिम दम तक जो राजपूत लड़े हैं, अकबर मान गया था कि इसे राजपूताना कहते हैं। तो अकबर ने ऑर्डर दिया कि आगरा के किले के मेन गेट के बाहर हाथी पर बैठे हुए पत्थर के 2 स्तूप आपको बनाने हैं, स्कल्पचर्स, और वो जयमल और पट्टा के थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आगरा किले के बाहर 2
स्टैचू किनके लगे हैं? जयमल और पट्टा। तो किसने लगवाए हैं? अकबर ने। ये अकबर का अगला कैरेक्टर है कि वो मेरिट को, वेलोर को प्रिविलेज प्रायोरिटी देता था। ये नहीं देखता था कि वो अपनी कौम से है या दूसरे दुश्मन सेना का है या नहीं सेना का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला किला है रणथंभौर, जो सबसे स्ट्रांग किला है, उसे तो भेदना ही पड़ेगा। रणथंभौर की भी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। बीकानेर जैसलमेर जीत लिए जाते हैं। जोधपुर चित्तौड़ रणथंभौर बीकानेर जैसलमेर सारा अपने कंट्रोल में है, राजस्थान अपना है। लेकिन मेवाड़ कंटिन्यूसली चैलेंज देता ही रहेगा। मेवाड़ कंट्रोल में अभी आएगा नहीं। इस स्टोरी को बाद में समझा।